मोदी सरकार अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये उभरा हुआ है कि क्या किसानों और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ये सरकार उनकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। मोदी सरकार इस बाबत जीतोड़ कोशिश कर रही है ताकि उन तक पहुंचा जाए। ग्रामीण विकास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। चौधरी साहब, माना जा रहा है कि ये सरकार बहुत कोशिश कर रही है ताकि आम आदमी को ये समझाया जा सके कि ये आम आदमी की सरकार है। चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, हर बार एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि सूट बूट की सरकार है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रजातंत्र में तो आम आदमी ही महत्वपूर्ण है और कोई भी सरकार हो, कोई राजनीतिक दल हो, कोई राजनीतिक नेता हो, ये कौन क्लेम करेगा कि मैं तो आम आदमी के खिलाफ हूं। तो ये कहना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आदमी की सरकार हैं, आम आदमी की, ये तो लोगों ने स्वीकारा है जी। और इस देश का मतदाता 24 साल के बाद जो त्रिशंकु विधानसभा पार्लियामेंट आती थी जी। उसको अगर आप देखें तो पहली बार देश के मतदाता ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है और वो इसलिए कि जो विकास की गति जी। या आर्थिक संपन्नता है जी। उसमें बाधा थी पिछले जो 15, 20, 25 साल का समय रहा और उससे हम जिस विकास की बुलंदियों को छू सकते थे उसमें पीछे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देके ये कहा देश की जनता ने कि आप अपने निर्णय लें और देश के हित में लें, लोगों के हित में लें। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और खास करके अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो ऐसा लगता है कि गरीबों का मामला उठाकर, किसानों का मामला उठाकर, मछुआरों का मामला उठाकर वो दरअसल लगातार इस सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल या इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं वो आम जनता के हित में नहीं है। यहाँ तक कि संसद में भी आपके बारे में चुटकी ले लेते हैं। देखिए, बात यह है कि अब अकेले राहुल गांधी के कहने से तो कोई परसेप्शन नहीं बदलती जी। लेकिन ये जरूर है कि वो उनकी जो परसेप्शन बनी हुई थी उसको जरूर बदलना चाहते हैं। वो क्या परसेप्शन बनी हुई थी? उनकी परसेप्शन ये थी कि राजनीति में रह के राजनीति से दूर रहो, तुम्हारा नाम इतना बड़ा है कि तुम सत्ता पे काबिज भी हो सकते हो और इस देश को भी चला सकते हो। देश ने इस बात को नकार दिया। भूमि अधिग्रहण बिल जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। वो क्यों लेके आए थे? वो इसलिए सितंबर के महीने में जी। बिल इसलिए लेके आए थे, वो पास करवाया था कि आने वाले जो चुनाव है लोकसभा के, उसमें किसान एक इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। इस देश का 60-65% जो जनसंख्या वो आज भी खेती पे निर्भर है जी। या खेती से जुड़े हुए कामों पे निर्भर है। तो वो समझते थे कि इस बिल के माध्यम से किसान वर्ग हमारे को पूरा मदद करेगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी किसानों को मुद्दा उस समय भी उठाते थे जब यूपीए की सरकार थी, भट्टा परसौल में जाकर बैठ गए और वहां पर प्रदर्शन करने लगे, तो क्या ये मुद्दे अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं या आपको लगता है कि दरअसल राहुल गांधी अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि बड़ा वर्ग जी और उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, एक तो आप, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी को खास तौर पे उत्तरी भारत के किसान ने कभी अपनी पार्टी नहीं माना जी। और भट्टा पारसौल में भी वो इसी बात को साबित करना चाहते थे कि हम किसानों की हित की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक बात आप समझिए कि कौन सी लड़ाई ऐसी लड़ी गई जिसमें हम ये कहें कि इन्होंने किसानों के लिए कोई संघर्ष किया। आज जिस भूमि अधिग्रहण की बात करते हैं, हमारे ऊपर लैंड सीलिंग लगाया देश के किसानों पे कि आप 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। दूसरी तरफ एक उद्योगपति
वो ये कहता है कि मेरे को 200 एकड़ जमीन एक्वायर करके दो क्योंकि मुझे फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री लगेगी 20 एकड़ में। जब उससे पूछा जाए कि आप 200 क्यों ले रहे हो तो कहता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। कभी कांग्रेस ने ये सोचा? कांग्रेस की 50 साल से ज्यादा हुकूमत रही कि किसान की जमीन आप उस आदमी को दे रहे हो, उस पे तो 18 एकड़ की कोई पाबंदी नहीं जी। उसको तो ये कह के कि हाँ ठीक है। तो ये एंटी फार्मर्स हमेशा जिसका स्टांस रहा हो, आज हजारों एकड़ जमीन किसानों का भूमि अधिग्रहण हुआ और उस जमीन को आज बड़े बड़े कारखानेदारों को दिया हुआ है। और इस जबकि वही कारखानेदार जो कहते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन, वो उस बिजनेस को बंद करके कोई दूसरा डाइवर्सिफिकेशन पे चले जाते हैं जी। और वो जमीन के मालिक यूं के यूं बने रहते हैं। तो ये विरोधाभास है। इस विरोधाभास को राहुल गांधी अगर कोशिश भी करें तो 50-52 साल का जो राज है कांग्रेस पार्टी का, उसका हिसाब देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि आप भूमि अधिग्रहण पे ये कहो कि एंटी किसान है। मैं ये दावा करता हूं जी कि एक एक क्लॉज अगर उसका जिसको हम संशोधन कर रहे हैं, जिसमें संशोधन भी इसलिए कर रहे हैं कि जो कानून इन्होंने बनाया, इस देश के एक मत से सभी राज्य सरकारों ने ये कहा कि साहब इस कानून को अगर यूं का यूं रखा जाएगा तो हम भूमि अधिग्रहण का कोई मुद्दा, भूमि अधिग्रहण हो ही नहीं सकती। और अगर देश का विकास चाहिए, कांग्रेस के राज्यों ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि अगर इसको यूं का यूं। दोहरा मापदंड क्यों कांग्रेस का? एक तरफ तो उनके राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई विकास करना है तो हमें भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते दिखाई देते हैं, बीजेपी की सरकार और आप सब लोगों पर चुटकियां लेते दिखाई देते हैं। ये दोहरा मापदंड राहुल गांधी क्यों इख्तियार कर रहे हैं? दोहरा मापदंड नहीं है ये उनका, क्योंकि कोई जिसपे कोई आर्गुमेंट ना हो वो फिर चुटकियां ही ले सकते हैं। तथ्यों पे बात करें जी। तेलंगाना और आंध्र अलग अलग हुए जी, वहां जरूरत है क्या? आप समझते हैं टीडीपी सरकार को जरूरत नहीं है कि अपनी नई राजधानी बनाने की? ये सब उस बिल की वजह से नहीं हो पा रहा, इस एक्ट की वजह से नहीं हो पा रहा। और सभी ने, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, केरला में कांग्रेस की सरकार थी। गडकरी जी जब मेरे से पहले इस मिनिस्ट्री को देख रहे थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई रेवेन्यू मिनिस्टर्स की और बड़ी बड़ी सभी राज्यों ने एक मत से ये कहा कि इसमें संशोधन लाए जाएं ताकि इसकी प्रक्रिया को सरल किया जाए। हम सिर्फ वही कर रहे हैं। हम किसान को 4 गुना मुआवजे की बात है, आज हम उसके पक्षधर हैं, उसको और मजबूत कर रहे हैं। बल्कि ये जो संशोधन हमारे आए हैं, ग्रामीणों के खिलाफ या फिर किसानों के खिलाफ ये सरकार है, ये धारणा क्यों बनती चली जा रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये धारणा नहीं है। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं, जब ये कानून पास होएगा उसके बाद खुद लोगों को एहसास होगा कि ये तो हमारे हक में है। किसान ये कहेगा कि ये तो जिसने हमारे को कहा गलत कहा। और धारणा भी ये नहीं है आज कोई ये कहे कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, कुछ एनजीओज हैं, उनका फैशन है कि कोई ना कोई सुरा छोड़े। कुछ ऐसे नेता हैं, सेल्फ स्टाइल्ड किसान नेता, जो कह रहे हैं कि इससे कोई राजनीतिक लाभ उठाएं। और कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस जमीन खो चुकी थी, जमीन पाने की कोशिश में कांग्रेस, यानी कांग्रेस की आर्गुमेंट देखिए, कांग्रेस ये कहती है कि 2013 के कानून से ना तो हमें कुछ कम करने देंगे और ना बढ़ा के करने देंगे, हम तो सिर्फ इसको मानेंगे। कभी ये सोचा है कोई राजनीतिक दल इन लाइंस पे बात करता है? इस देश का संविधान भी बना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और इस देश के बड़े नेताओं ने ये मान के कि ये ऐसा संविधान है जो हमारे लिए किसी भी बड़ी एक ग्रंथ से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें भी 65 साल में 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं। समय बदलता है, इस एक्ट में कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो राज्य सरकारों ने हमसे कहा कि नहीं, इसको बदलिए, आप इसमें कुछ संशोधन कीजिए ताकि हम देश को विकास की गति जिसकी कल्पना हम करते हैं, अपने राज्य को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसमें आगे आए।
एक और मुद्दा जिसको लेकर आपकी सरकार को घेरा जा रहा है, खास करके आपके मंत्रालय को कहा जा रहा है कि फंडिंग कम कर दी गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की दलील ये है कि राज्य सरकारों को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन क्या मनरेगा या इस तरह के तमाम जो योजनाएं हैं उनको पैसा वैसे ही मिलता रहेगा? क्या लोगों तक वो पैसा? देखिए, विपक्ष ने हम पे 2 मनरेगा से संबंधित आरोप लगाए जी। एक तो ये कि मनरेगा की फंडिंग कम कर दी जी। दूसरा ये कि ये सरकार जो 60% लेबर कंपोनेंट है और 40% दूसरा है एसेट्स क्रिएट करने का, इसको बदल के 51 और 49 करना चाहती है। ये बात मैंने एक बार नहीं 6 बार सदन में स्पष्ट की है कि हम 60-40 की रेशियो को यूं का यूं रखा हुआ है, कोई आके करे तो बहस। अब सिर्फ भ्रामक स्थिति पैदा करना ही विपक्ष का काम नहीं, मुद्दों की बात करें। दूसरा, कांग्रेस की सरकार पिछले 8 साल से मनरेगा है, 34,000 करोड़ से ज्यादा की कभी एलोकेशन नहीं हुई। इस साल हमने 35,000 करोड़ की एलोकेशन और 5,000 करोड़ वित्त मंत्री जी ने कहा है कि मैं और दूंगा। इसका मतलब 40,000 सबसे बड़ा कंपोनेंट है ये मेरी मिनिस्ट्री में, जो गरीब आदमी के लिए, जिसको रोजगार की तलाश है, जो नौजवान अनस्किल्ड है, उसका अधिकार है। जिस कानून के तहत हम उसके अधिकार की पूर्ति के लिए हमने अपना बजट बढ़ाया, 40,000 करोड़ किया, जो कांग्रेस का कभी 34,000 से ऊपर नहीं गया। तो सिंह साहब, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि मनरेगा को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो बार बार आरोप लगाती थी कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा ये अखाड़ा है, इसे कैसे संशोधित करेंगे? क्या लोगों तक सीधे पैसा पहुंचाएंगे? देखिए, बात यह है कि भ्रष्टाचार का अखाड़ा की कल्पना अगर की, और अगर मनरेगा भ्रष्टाचार का अखाड़ा है तो ये कल्पना यूपीए की सरकार की है। हमने उसमें रचनात्मक सुधार किए हैं जी। और हम ये चाहते हैं कि मनरेगा के माध्यम से जो समाज में अंतिम छोर पे जो आदमी खड़ा है, अंत्योदय जिसको, वो अंतिम छोर वाले को इससे फायदा हो। इसलिए जो बेनिफिशियरी है, जिसको फायदा होना है, उसको यहां से पैसा डायरेक्ट उसके सीधा उसके खाते में जाएगा, बीच में कोई नहीं होगा। लेकिन मैं खुद मानता हूं कि फिर भी लीकेज है। अगर खाता ही गलत आदमी का बना होगा तो गलत आदमी, तो इसलिए हमने पूरा प्रावधान किया है। हमने नेशनल मॉनिटर्स मुकर्रर किए हैं। जहां भी कोई ऐसी खबर मिलती है, हम नेशनल मॉनिटर्स को भेजते हैं वहां, और वहां कोई ऐसी अनियमितताएं हैं तो उस पे FIR तक लॉन्च हुई। अभी त्रिपुरा के अंदर एक केस हुआ, 50 करोड़ का उसमें घपला मिला है। ये एक जो आपने कहा भ्रम फैलाने वाली बात, ये भ्रामक स्थिति क्यों बार बार बनाई जा रही है? क्या ये सुनियोजित तरीके से आपकी सरकार को डिस्क्रेडिट करने का एक तरीका है? देखिए, बात यह है कि तरीका भ्रम फैला के बड़ी आसानी से किसी भी पार्टी या किसी सरकार की साख पे अटैक किया जाता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं तो कोई कुछ कहे उसकी परवाह ना किए, अगर हम आम आदमी से इस देश की व्यवस्था को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपने रास्ते से ये जो हमारे ऊपर जो विरोध की स्वर उठते हैं, इनसे हम विचलित नहीं है। दूसरी मैं बात आपको ये कहना चाहूंगा कि देश आज ऐसे मरहले पे है, इसी कानून की बात कर लीजिए आप, जिसकी अभी हमने की, भूमि अधिग्रहण की। जब इस पे लोकसभा में बहस हो रही थी, विपक्ष के मेंबर पार्लियामेंट ये कहते थे कि विरोध तो कर रहे थे, लेकिन ये भी कह रहे थे कि इस देश में 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खेती से बाहर निकाल के जब तक दूसरे कामों पे नहीं लगाया जाएगा, प्रेशर कम नहीं होगा, किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं होएगी। और ये जरूरी है इस देश को, ये जब इस एक्ट के माध्यम से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं
तो कहते किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं होएगी। और ये जरूरी है इस देश को, ये जब इस एक्ट के माध्यम से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहते हैं ये किसान विरोधी है। ये नहीं, मैं अपनी ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड विद द सेम ब्रेथ, ये मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि आज जिस तरह 80% से ज्यादा जो भूमि है वो 1 हेक्टेयर से कम किसानों के पास है, जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। उसको अगर वायबल करना है तो जो हाथ आज खेती में हैं उन हाथों को दूसरा काम देना पड़ेगा और खेती करने वालों को आश्वस्त करना पड़ेगा कि अब आपके पास इतना जरूर है कि आप इस खेती में इसको लाभकारी बना सकते हैं और आप अपनी आर्थिक अवस्था को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी संबंध में एक बयान जो कि आपके हवाले से कहा गया, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, मैं 8 लाख का घड़ी पहनता हूँ, 40,000 के जूते पहनता हूँ, ये क्या मामला था? मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को। देखिए, बात ये है कि अगर मैं इसको आपके बीच में भी दोहराऊं तो मुझे कोई, मैं जो बात करता हूँ मन से करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से कभी बात नहीं करता। जब एक बचकाना हरकत विपक्ष ने की और ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हैं, कभी अपनी गरेबान में मुंह डाल के देखा है? वहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ये नहीं है कि क्या सामान कितने भाव से मिला है, उसकी कीमत क्या है। वो ऐसे समाज से ताल्लुक रखते हैं जो जाते हैं कहते हैं पैक कर दो। पैक का मतलब कीमत नहीं पूछते, पैक कर दो बोलते। वो जो पैक करने वाला जो समाज है उसकी क्या जरूरत है इस बात की कि वो एक गरीब आदमी का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री, जिसको हम कहते हैं चाय बेचने वाला, देश का प्रधानमंत्री बन गया और उसको 10 लाख का सूट पहनने का अवसर मिल गया, तो मैंने ये कहा था ये कौन सा जुल्म हो गया, ये कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूं, अगर मैं सक्षम हूं, मैंने 8 लाख की घड़ी पहनी हुई है, मैं ये मान के चलता हूं कि क्या यह बड़े लोगों की मोनोपोली है, ये उनका ही कॉपीराइट है। हम उस सिस्टम का, अगर हम उस सिस्टम से कुछ निकाल के रख सकते हैं तो उसमें मैं आई फील प्राउड ऑफ दिस कि मैं ये चाहता हूं कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी बने कि इस देश की जो दौलत है, जो संपदा है, वो किसी चंद हाथों में नहीं रहे। मोदी जी का सबसे बड़ा, अगर आप मुझे पूछें कि आपके मंत्रालय के 5 बड़े काम बताइए या आज 1 साल की 50 ऐसी उपलब्धियां बताइए, मैं एक बात में सारी बात खत्म कर सकता हूं कि पहली बार 65 साल में देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस देश को आर्थिक तौर पे यूनिफाई किया। आर्थिक तौर पे 3 करोड़ से कुछ ज्यादा टैक्स पेयर्स बैंकों में खाते हों, खाते, और 110 करोड़ लोग उससे बैंकिंग सिस्टम से जुदा हों। तो इसका मतलब यह है कि हमने पॉलिटिकल आजादी तो ले ली, राजनीतिक स्वतंत्रता लेके 560 स्टेट्स थी जो उसको एक माला में पिरो के एक हमारी आइडेंटिटी बनी भारत, और हमारा देश बना दुनिया की नजरों में। लेकिन आर्थिक तौर पे जुड़ाव 110 करोड़ लोगों का आज तक भी नहीं था। देश की संपदा के मालिक वही कुछ लोग हैं जिनके बैंकों में खाते हैं। जिसने बैंक की शक्ल नहीं देखी वो आर्थिक तौर पे, मोदी जी का अगर सबसे बड़ा कोई कारनामा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद, जिसने देश को राजनीतिक तौर पे एक माला में पिरोया, आर्थिक तौर पे इस देश को माला में पिरोने का काम वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये मैं सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की मानता हूं, और मैं ये नहीं कहता कि वो काम पूरा हो गया, उसकी शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है। वो कोई अचीवमेंट तब होएगी जब सिस्टम का हम सब हिस्सा बन जाएंगे, और तब हमें पता लगेगा कि इस देश में 20,000 टन सोना हो, जिसकी 60 लाख करोड़ जिसकी कीमत हो, वो देश एफडीआई की सोचे। जिस दिन ये सोना इस देश की संपदा बन जाएगा तो एफडीआई का कोई ज्यादा शौक नहीं रहेगा।
तो ये चीजें हैं। मैं तो एक अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन एक साधारण नागरिक के तौर पे जब सोचता हूं, मेरे देश में बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को मोदी जी ने पहचाना है। आपकी सरकार के ऊपर और खास करके हरियाणा से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हरियाणा में ऐसा कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। राइट्स जो कि हरियाणा में कभी नहीं होते थे, उसकी बात सामने आ रही है। चर्च की एक बात सामने आई जो कि बाद में एक अंततः दूसरे तरीके से निकली। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है? देखिए, सांप्रदायिक तत्व होते हैं जी समाज में, लेकिन कोई ये कहे कि किसी एक राजनीतिक दल में ही होते हैं, दूसरों में होते ही नहीं, मैं नहीं मानता। मैं कांग्रेस में रहा हूं 42 साल से जी। मेरे को ये भी पता है कांग्रेस में भी किस किस्म के लोग हैं जी। लेकिन मैं हरियाणा के संदर्भ में जो आप बात कर रहे हो, हमारा समाज ऐसा नहीं है। यानी अगर कोई सहिष्णुता, अस्तित्व, टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस की अगर कोई कंसेप्ट है इस देश की 5000 साल पुरानी सभ्यता की, वो हरियाणा में आपको मिलेगी। राइट्स का हाँ कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका राजनीतिक कारण कोई ढूंढ के भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाए, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। हाँ, लोग हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी में भी, जो जिनकी सोच ये हो, लेकिन कारण अनेक हो सकते हैं राइट्स के। तो अभी लेकिन जो हो रहा है हरियाणा में, उसकी जानकारी आपको मिली होगी। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में कभी ऐसा हुआ था? आप लोग तो लगातार, हरियाणा से तो आप लगातार जुड़े रहे हैं, क्या इस तरह की बात कभी सामने आई थी? तो ऐसा क्यों कि मौजूदा सरकार के समय बात सामने आ रही है? क्या जो राइट्स की बात है, मैंने बताया ना, राइट्स जिनकी आप बात कर रहे हो जी, वो तथ्य सामने आ गए हैं जी। उसमें कहीं कम्युनल वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी। सवाल इसी संदर्भ में लेना चाहता हूं आपसे। ये जो गौ मांस के ऊपर प्रतिबंध की बात हरियाणा सरकार की आई, इसे लेकर बड़ा हो हल्ला हुआ, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी बात सामने आई। क्या इसकी आवश्यकता थी आपको लगता है, या इससे बचा जा सकता था अभी? देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूँ जी, क्योंकि आप जो मेरे से बुलवाना चाहते हो वो तो मैं बोलूंगा नहीं। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं बुलवाना नहीं, मैं बताता हूँ जी। अभी बहुत से राज्यों में जी आपने देखा गुटखा पे प्रतिबंध है जी, इसलिए कि गुटखा पे प्रतिबंध इसलिए है कि शायद आज वो टबैको डे भी आज ही है, कल था। जी जी। उसका मतलब ये तो नहीं ना कि गुटखा लोगों ने बंद कर दिया होगा, हाँ, लेकिन अगर प्रतिबंधित है जी, और मेरी आदत का हिस्सा बन चुका है जी, गुटखा खाना, जी, गुटखे का सेवन करना, तो मेरे कहीं ना कहीं माइंड में रहेगा कि यार छोड़ो, खाम कोई देख लेगा, चालान होगा, पकड़ा जाएगा, मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं। हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता मेरे मन में ये स्थिति पैदा हो और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको छोड़ ही दूं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जहां गौ मांस पे प्रतिबंध लगा है, हो सकता है लोगों की आदत बदल जाए, कोई जरूरी थोड़ा है। ये कौन सी किताब में लिखा है जो वैसे मुझे ये भी पता है कि इस दुनिया में 2/3 लोग नॉन वेजिटेरियन है, 1/3 लोग वेजिटेरियन है। और यहाँ तक कहा अर्थशास्त्री बोलते हैं कि अगर सब वेजिटेरियन हो गए तो इस पृथ्वी पे उनके लिए पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये मतलब जो हमारी अपनी आजादी है खाने पीने की और की आजादी है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिसको हम धार्मिक दृष्टि से ना देख के एक ऐसी दृष्टि से भी देख सकते हैं कि अगर किसी चीज पे प्रतिबंध है किसी वजह से तो हो सकता है लोगों की आदत बदल जाए। सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद आपसे बात, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल एक बेहतर और नई योजना के साथ आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।